हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेनेटिक्स के एनसीईआरटी डिस्कशन में सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग मेंडल्स के जो लॉ हैं, पेज नंबर 75 मेंडल का जो लॉ है उस पर को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और चलिए तो फिर लॉ ऑफ मेंडल को डिस्कस करते हैं, इसके बेसिक्स को समझते हैं। तो एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि हम पिछले लेक्चर में आपसे एक चीज़ तो पिछले डिस्कशन में एक लाइन हम आपको बोले थे, शायद आपको याद हो, कि मेंडल के सक्सेस का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेंडल सक्सेस। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर कैसे। तो मेंडल के जो लॉ को हम लोग पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको 3 लॉ दिखेगा नेम वाइज। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हम लोग करते हैं इस पैराग्राफ में। ये जो पैराग्राफ आप एनसीईआरटी का देख रहे हैं, पहले यहां समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। एक्चुअली में क्या हुआ, जब मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करते हैं, मेंडल साहब मोनोहाइब्रिड एनालिसिस करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करते हैं, तो मेंडल कुछ प्रिंसिपल देते हैं और वो प्रिंसिपल सिर्फ मोनोहाइब्रिड के क्रॉस के बेस पर है। तो प्रिंसिपल में 3 प्रिंसिपल वो देते हैं, इसको 3 पोस्टुलेट्स भी बोला जाता है। 3 प्रिंसिपल, 3 पोस्टुलेट या 3 प्रिंसिपल ऑफ मेंडल, वो क्या क्या है। सबसे पहला फैक्टर है, आप ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। इस प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर का मतलब क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म ईच कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट नोन एज फैक्टर, एंड इन एवरी ऑर्गेनिज्म अ पेयर ऑफ फैक्टर फॉर कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन विच वन कम फ्रॉम मेल एंड द अदर कम फ्रॉम फीमेल। जैसे मान लीजिए सपोज कोई भी प्लांट है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी चीज के लिए, जैसे मान लीजिए सपोज कोई टॉल प्लांट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब ये हमेशा पेयर के फॉर्म में होगा, जिसमें एक पार्ट मेल के थ्रू से आया होगा और दूसरा पार्ट किसके थ्रू आया होगा, फीमेल के थ्रू आएगा। तो वही है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में each character is regulated by a discrete unit known as factor, and in each organism a pair of factor is present in which one comes from female and one comes from male। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में each कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को रेगुलेट कौन करता है, डिस्क्रीट यूनिट, और उस डिस्क्रीट यूनिट को क्या बोलेंगे, फैक्टर। ठीक है, और वो हमेशा पेयर में होगा, या तो कैपिटल टी होगा, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या तो स्मॉल टी होगा, जिसमें एक किसके थ्रू आएगा, मेल के थ्रू, और एक किसके थ्रू आएगा, फीमेल के थ्रू। ये पहला कंक्लूजन था मेंडल साहब का। तो फर्स्ट कंक्लूजन वाज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर मतलब जो फैक्टर होगा, जिसको कि बाद में हम लोग जीन बोल दिए, वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होगा, जिसमें एक पार्ट किसके थ्रू आएगा, मेल के थ्रू, और दूसरा पार्ट किसके थ्रू आएगा, फीमेल के थ्रू। जैसे मान लीजिए सपोज मेल है, मान लीजिए मेल है वो कैपिटल टी और फीमेल है स्मॉल टी है। तो इसका क्रॉस करेंगे, क्या होगा, कैपिटल टी, इससे क्या है, स्मॉल टी, फाइनली क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो था, दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। तो आप समझ चुके होंगे क्या है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। कंक्लूजन नंबर 2, पहला कंक्लूजन हो गया, दूसरे कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन नंबर 2 ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये क्या कहता है कि व्हेन 2 प्योर पेरेंट with contrasting form of character crossed to form which appears heterozygous is known as dominant form। इसको हिंदी में समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये क्या हुआ, टॉल हुआ। तो भाई जब कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका मतलब क्या है, इसमें अगर हम इसको बाइफर्केट करें तो कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। बकायदा इसमें गुण, मतलब इसमें जो कैरेक्टर आना चाहिए था वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का आना चाहिए था। कैपिटल टी का भी आना चाहिए था, स्मॉल टी का भी आना चाहिए था, लेकिन लीगली में आया क्या, टॉल का। क्यों टॉल का आया, क्योंकि यहाँ ये जो कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी को डोमिनेट कर रहा है।
कैपिटल टी के पास स्मॉल टी का कुछ भी नहीं चल रहा है। जो भी कैरेक्टर निर्धारित हो रहा है, जो भी फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो रहा है, जो भी फिनोटाइप निर्धारित हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? कैपिटल टी के कारण हो रहा है। मतलब जब भी किसी भी सिचुएशन में अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ, मतलब या तो हेट्रोजाइगस कंडीशन कब होगा? जब कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट होगा, इसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। कैपिटल टी को क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे। तो यहां तो कोई बात ही नहीं है। हेट्रोजाइगस फॉर्म में जो डोमिनेट कैरेक्टर होगा, तो टॉल क्या है? डोमिनेट कैरेक्टर कैपिटल टी, ये हमेशा रेसेसिव पर क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के आधार पर सारा मैनिफेस्टेशन हम लोग देंगे। मेंडल साहब भी इसी के आधार पर सारा मैनिफेस्टेशन दिए। तो ये भी शायद क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा कि ये जो रूल है पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, ये यूनिवर्सल नहीं है। मतलब इसका खूब सारा एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा और इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एकदम पूरा का पूरा टॉपिक है। एक तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है को डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सारा जो चीज है यहाँ हम लोग को पता चलेगा कि ये बात पूरी तरह सही नहीं आती है। उसको अलग से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कभी भी एग्जाम है इसमें नीट में डायरेक्ट पूछेगा कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है या पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस है, ये कभी भी यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ओके। एंड द थर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की बात अगर अपन करें तो एनसीईआरटी में लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग डिस्कस कर लिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर हमेशा किस में होगा? पेयर में होगा। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर का मतलब ये किसका कंडीशन, ये किसकी बात कर रहा है? ये हेट्रोजाइगस की बात कर रहा है। हेट्रोजाइगस का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट ओवर द अदर। तो जो कैपिटल टी है छोटे पर क्या करेगा? डोमिनेट कर जाएगा। तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसका जो रेशियो है ये 3:1 वगैरह, खैर ठीक है। लेकिन काम की बात ये, तो आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि ये दो, मतलब ये जो आपका पैराग्राफ लिखा है, ये एक्चुअली में मेंडल के दो पोस्टुलेट को कंबाइन करके लिखा है। पोस्टुलेट पहला तो लॉ ऑफ पेयर फैक्टर या पोस्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर बोलना ज्यादा अच्छा होगा, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर और लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, और दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा, ये पैराग्राफ क्लियर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ये मतलब है कि व्हेन फैक्टर ऑफ कंट्रास्टिंग फॉर्म of character are present together in a heterozygous condition for entire generation, but they never contaminate each other, and when gametes are formed, both will separate independently, and only one will enter in a gamete, and this gamete is pure. This is known as law of segregation. हम आपको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, तब क्लियर होगा। समझिए क्या है, इसको समझते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? ये कहता है कि जब कभी भी व्हेन फैक्टर्स ऑफ कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ कैरेक्टर आर प्रेजेंट टुगेदर, जैसे मान लीजिए कोई भी सिचुएशन को हम लोग डील कर लेते हैं। जैसे सपोज कंडीशन ये है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे सपोज ये फॉर्म है, तो इसमें एक टॉल का भी कैरेक्टर है और एक ड्वार्फ का भी कैरेक्टर है। ये कभी भी आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब जो टॉल होगा वो थ्रू इंटायर जनरेशन और जनरेशन टू जनरेशन वो टॉल ही होगा, और जो स्मॉल टी होगा वो हमेशा ड्वार्फ ही होगा। मतलब थ्रू द इंटायर जनरेशन एक कैरेक्टर दूसरे को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ये साथ रहते हुए बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल साथ रहते, ऐसा लग रहा है कि हम लोग को साथ है, लेकिन बिल्कुल अलग है और एक दूसरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। जब कभी भी इस गैमेट को हम लोग बाइफर्केट करेंगे तो बिल्कुल कैपिटल टी पूरी तरह से अलग होगा, स्मॉल टी पूरी तरह से अलग होगा। मतलब जैसे बिल्कुल तेल और पानी होता है, बिल्कुल वैसा है। दोनों साथ है लेकिन बिल्कुल अलग है, दोनों का मैनिफेस्टेशन बिल्कुल अलग है। बस यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात अगर करें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जो बेसिक्स हैं इसको आप समझ गए होंगे कि क्या है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन
यूनिवर्सल है कि नहीं, क्या हर जगह पर लागू है? तो आपको लाइन इसमें ऐसे यूज करना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। क्या बोलना हम लोग को? ऑलमोस्ट, इट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। एक एक्सेप्शन सिर्फ इसका है, और वो एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का? दिस इज द नॉन डिसजंक्शन। दिस इज इन केस ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। ये हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन में डिटेल में पढ़ेंगे। आप सीधे याद रखिएगा कि जब सेल का नॉन डिसजंक्शन होता है तब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लागू नहीं होता, उसके पीछे सेल डिवीजन का कंसेप्ट है। तो आप सीधे याद रखिएगा इट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। एक एक्सेप्शन आएगा, दैट इज क्रोमोसोमल नॉन। देखिए एक्चुअली में क्या होता है डिसजंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो अलग आपको पता होगा कि इस तरह से क्रोमोसोम यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट के पास रहता है और जो बाद में खींच करके दो अलग अलग पार्ट में हो जाता है, इसको हम लोग डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं कि इस पोल में आ जाएगा, इस पोल में। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, ये दोनों हमेशा एक साथ रहता है, अलग नहीं हो पाता, तो वह उस समय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फेल कर जाता है, उस समय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फेल कर जाता है। सेग्रीगेशन इज द रिजल्ट ऑफ डिसजंक्शन ऑफ। कोई बोली सेग्रीगेशन होता कैसे है, तो भाई सेग्रीगेशन होने का मतलब क्या हुआ? अलग होना। तो जब इक्वेटोरियल प्लेट में इस तरह से क्रोमोसोम का रीअरेंजमेंट है, तो इसमें क्या होगा, एक पार्ट इस पोल में जाएगा, एक पार्ट इस पोल में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम का डिसजंक्शन हुआ, और इस डिसजंक्शन के कारण क्या हुआ? सेग्रीगेशन हुआ। इसका मतलब सेग्रीगेशन का कारण क्या है? तो क्रोमोसोमल डिसजंक्शन। किस, होमोलोगस की नॉन होमोलोगस? हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इट इज सेग्रीगेशन इज बेसिकली ड्यू टू द डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बात आपको याद रखना। अच्छा, ये होगा कब से? एक क्वेश्चन आपसे और अमूमन एग्जाम में आता है, नीट या एम्स वगैरह में आएगा कि भाई ये सेग्रीगेशन होगा कब? तो ये होगा मियोसिस में, जो हम लोग एनाफेज पढ़ेंगे, एनाफेज 1 में। ठीक है, ये कहां होगा? तो मियोसिस के एनाफेज 1 में। ये पूरी प्रक्रिया कहां होगी? मियोसिस के एनाफेज 1 में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो यहां से यहां का जो डिस्कशन है वो बिल्कुल यही है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। एकदम थ्रू आउट जनरेशन टू जनरेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ द पेरेंट कंटेंट टू एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर ऑफ एलील और पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट a gamete receive only one of the two factor. Of course, a homozygous parent produces all gamete that are similar, while heterozygous produces two kind of gamete. ये हम आपको बता चुके हैं कि जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी है, इसको कहेंगे हम लोग होमोजाइगस पेरेंट। दिस इज व्हाट? होमोजाइगस पेरेंट। तो होमोजाइगस पेरेंट हमेशा एक तरह का, इससे जो गैमेट बनेगा वो सिर्फ एक कैपिटल टी बनेगा। लेकिन जो हेट्रोजाइगस पेरेंट है, ये लाइन बहुत मतलब कंसेप्चुअल है। तो हेट्रोजाइगस पेरेंट का मतलब क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हेट्रोजाइगस पेरेंट एक तरह का गैमेट तो कभी नहीं बनाएगा, दो तरह का, क्योंकि कैपिटल टी अलग है और स्मॉल टी क्या है? अलग है। इसका मतलब हेट्रोजाइगस पेरेंट दो तरह का गैमेट बनाएगा और होमोजाइगस पेरेंट सिंगल तरह का गैमेट बनाएगा। इस लाइन का यहाँ ये मतलब है। और ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा पूरी तरह से, और ये एक दूसरे से को कभी भी प्रभावित नहीं करेगा जनरेशन टू जनरेशन। F2 में आपको एग्जैक्टली ये क्लियर दिख जाएगा। इस पूरे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का सिर्फ एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो एक चीज हम लोग को क्लियर हो चुका होगा कि जो पूरा जेनेटिक्स मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू जो लॉ का एनालिसिस करते हैं वो ये तीन है। मतलब कौन कौन? लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और तीसरा में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लाइन आपको याद रखना। हालांकि एनसीईआरटी की बात जब हम लोग करेंगे तो इसमें जो लॉ को एक्सप्लेन किया वो तीन तरह से किया। कैसे? पहला तो लॉ हमारा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस ऊपर वाला। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो भी हम लोग डिस्कस किए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है जो आपको इधर दिखेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो प्रश्न है इन तीनों में अंतर क्या है? थोड़ा सा हम लोग अंतर को समझ लेते हैं। ये जो है दो लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर दिया गया लॉ है। ये सिर्फ मोनोहाइब्रिड के बेस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हम लोग अभी देखे, ये डायहाइब्रिड के क्रॉस के बेस पर दिया हुआ एक एक्सप्रेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये लॉ में अंतर है। आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर जो कंक्लूजन मेंडल साहब का था उसको पूरा अच्छे से हम लोगों ने एनालाइज किया। तो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं।
पहला क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन आप सुनिएगा ध्यान से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ रखा है एग्जाम में, और ये बहुत कंसेप्चुअल है। सुनिएगा क्या, फिर से सुनिएगा कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट हम आपको बोल रहे हैं कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग अभी पढ़े उसके आधार पर ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन हम आपको लाइन बोलेंगे वो लाइन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो पहला, फैक्टर अकर्स इन पेयर, क्या इसको हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या फैक्टर अकर्स इन पेयर? आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम लोग देखें भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात ही कब करेंगे, जैसे कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तभी तो एक दूसरे पर डोमिनेट करेगा, पहला। दूसरा, डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल, मतलब डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। बिल्कुल सही बात है भाई, फैक्टर के अपने आप में एक डिस्क्रीट यूनिट है जो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ये तो लाइन है एनसीईआरटी। तीसरा है, इन अ पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेट, मतलब जो डोमिनेंट फैक्टर है वो रेसेसिव को डोमिनेट करेगा। बिल्कुल सही बात है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसमें कैपिटल टी क्या है, डोमिनेट कैरेक्टर, ये रेसेसिव को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। मतलब सारा जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटल टी के बेस पर आएगा। और उसके बाद लास्ट एक्सप्रेशन है, एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। इस लाइन को हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लाइन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बेस पर दिया गया है। भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोला कि F2 जनरेशन में एलील को एज इट इज रिकवर कर लेंगे और वो कोई भी ब्लेंडिंग आपस में शो नहीं करेगा। ये क्या हम डोमिनेंस के आधार पर बोलते हैं कि सेग्रीगेशन के आधार पर? तो आंसर है सेग्रीगेशन के आधार पर बोलते हैं। तो एक कंसेप्चुअल लाइन था, इस बात को आप याद रखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ मेंडल विच इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। शायद आपको क्लियर हो गया होगा, और अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आप आराम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। थैंक यू।